तो 10 की घात 2 कर दो तो 100 आ जाए। यहाँ पर 1000, 10 की घात कितना करेंगे 1000। याद रखने की एक ट्रिक है कि 1 के आगे जितने है तो 10 की घात माइनस 1 कर दो। हाँ तो भैया बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको लॉग और एंटी लॉग के अंदर बहुत ज़्यादा समस्या होती है, चाहे वो 11th में हो, 12th में हो या फिर नीट जैसे कंपटीशन की तैयारी ही क्यों ना कर रहे हो। लॉग और एंटी लॉग एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा कन्फ्यूजन पैदा करती है, लेकिन मैं दावा कर रहा हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद, ध्यान से देखने के बाद आपको लॉग और एंटी लॉग से जुड़ी समस्या बिल्कुल भी नहीं होने वाली, ना ही 11th में, ना ही 12th में और ना ही नीट के अंदर। बस इस वीडियो को पूरी तरीके से देखें, ठीक है। अब सबसे पहले अपने को समझना होगा लॉग होता क्या है। बेसिकली लॉग का अपोजिट ही एंटी लॉग होता है, तो एंटी लॉग को अगर आप समझना चाहते हो तो पहले जरूरी है कि लॉग को समझना, ठीक है। अब आप सभी जानते हो स्क्वायर रूट एक फंक्शन होता है, तो लॉग भी एक फंक्शन होता है, आप सब जानते हो उस बात को, लेकिन दोनों में रिलेशन क्या है पहले आप उस बात को समझ लो। जैसे आप सभी ये बात तो जानते हो 2 का वर्ग 4 होता है, आप सभी ये भी जानते हो 2 का घन 8 होता है, आप सब ये जानते हो कि 4 की घात 2 करोगे तो 16 निकल के आएगा। तो ये क्या है, ये स्क्वायर रूट है, और ये क्या है, ये घन है। और अगर सभी में आप देखोगे तो एक संख्या होती है जिसका आप आंसर निकालते हो, जिसे मैं बेस कह देता हूँ, ठीक है, इसको मैं बेस कह देता हूँ। अब जैसे 4 है, 4 का घात किया 2 तो आंसर निकल के आ गया, 2 की घात किया 3 तो आंसर निकल के आ गया 8, 2 की घात किया 2 तो आपका आंसर निकल के आ गया 4। ये आपका आंसर है, ठीक है, ये आपका आंसर है और ये आपकी पावर है जिसे आप घात बोलते हो, ठीक है। एक अगर आप स्क्वायर वाला फंक्शन लेते हो तो उसमें 3 चीज़ें आती हैं, एक बेस होता है जिसका आपको आंसर निकालना होता है, दूसरा उसकी घात होती है और तीसरा उसका फाइनल आंसर होता है। अब इसी चीज़ को अगर मैं मॉडिफाई करके लॉग के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, लॉग में सबसे पहले आता है बेस। बेस क्या होता है, जिसका स्क्वायर रूट निकाल लो, जैसे यहाँ पर 4 का निकाल लेते तो 4 अपना क्या हो गया, बेस हो गया, ठीक है। पावर कितनी है 2, तो 2 पावर अपना आंसर हो गया, और 16 अपना आंसर था तो इसको लिख दिया हमने, ठीक है। तो ये लॉग फंक्शन होता है। तो लॉग फंक्शन और स्क्वायर रूट के अंदर आप अंतर जो है समझ पा रहे हो। 4 की घात 2 16 है, 4 यहाँ पर अपना बेस हो गया तो बेस को यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। फिर जो आंसर निकल के आता है आपका 16 उसको ऊपर लिखा जाता है, और जो घात होती है वो आपका फाइनल आंसर होता है। तो दोनों में फर्क समझो, जब आप स्क्वायर रूट वाला फंक्शन लिखते हो तो वहां पर जो आंसर होता है, वहां पर जो आंसर होता है उसी को लॉग में यहाँ पर लिखा जाता है, और जो घात होती है वही लॉग में आंसर निकल के आता है, ठीक है। और अच्छे से समझते हैं, जैसे मेरे पास मान के चलिए लॉग है, यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है 25, तो 5 अपना क्या हो गया, बेस हो गया, 25 अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। अब यहाँ पर अपने को आंसर निकालना है तो क्या होगा, घात देखी जाएगी, पावर देखी जाएगी। अब 5 की घात कितना करेंगे, 25 आ जाए, 2 कर दो तो 2 ही इसका आंसर हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया एक और बार देख लें, 2 की घात 2 करोगे तो 4 निकल के आएगा। इसको लॉग के फॉर्म में कैसे लिखोगे, सबसे पहले जो बेस जिसका निकाल ले आंसर उसको यहाँ पर लिखते हैं, फिर जो आंसर है 4 उसको यहाँ पर लिखा जाता है, और फिर जो घात है उसको आंसर के तौर पर लिखा जाता है, कुछ इस तरीके से। यही लॉग होता है। अब लॉग निकालने का एक सीधा सा सिस्टम होता है कि जो नीचे बेस है, बेस की घात कितनी करें कि आपका आंसर निकल के आ जाए, बेस की घात कितनी करें कि आंसर निकल के आ जाए। तो 4 की घात कितनी करेंगे, 16 आएगा, 2, 4 की घात 2 करोगे 16 आएगा। 5 की घात कितनी करेंगे, 25 निकल के आ जाए, 5 की घात 2 कर दो तो 25 निकल के आ जाएगा। 2 की घात कितनी करेंगे, 4 निकल के आ जाए, तो 2 की घात 2 कर दो तो 4 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, क्योंकि यहाँ पर बेस 4 है, यहाँ पर बेस 2 है, यहाँ पर बेस 5 है। चाहे आप 11th में हो, चाहे आप 12th में हो, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, कहीं पर भी, ना ही मैथमेटिक्स के अंदर, ना ही केमिस्ट्री के अंदर, ना ही फिजिक्स के अंदर, कहीं पर भी आपको बेस 4 या बेस 5 देखने को नहीं मिलेगा। आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो होंगे बेस 10 के अंदर। इस तरीके से लॉग यहाँ पर होगा बेस 10 में, और यहाँ पर कोई भी नंबर देखा होगा, और यहाँ पर लिखेगा भी नहीं कि वो बेस 10 है। जैसे इन क्वेश्चंस में मैंने कहीं पर भी नहीं लिखा कि इसका बेस 10 है, लेकिन आप सभी को इन सभी का बेस 10 ही मान के चलना है। बेस जो नीचे संख्या लिखी जाती है वो होती है बेस, ये 4 यहाँ पर बेस है, 2 यहाँ पर बेस है, 5 यहाँ पर बेस है, ठीक है। तो सभी का बेस आपको 10 ही मान के चलना है, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में यही है। अब इसमें कुछ नहीं लिखा तो इसका भी बेस 10 मान के चलना है, और इन सभी का भी 10 मान के चलना है, ठीक है। अब 10 की घात कितनी करें कि 0 आ जाए, 10 की घात कितनी करें कि 0 आ जाए, तो इसका आंसर होता है अनडिफाइंड। किसी भी संख्या की घात अगर आप कितनी भी कर लो, 0 कभी भी नहीं आता। जैसे अगर आपने 10 की घात 0 कर ली तो किसी भी संख्या की घात 0 करते हो तो 1 निकल के आता है, याद रख लेना। 10 की घात 1 कर ली तो 10 निकल के आएगा, 10 की घात 2 कर ली तो 100 निकल के आएगा। लेकिन आप घात कितनी भी कर लो कभी भी 0 आंसर आएगा ही नहीं, 0 कर दोगे तो भी आंसर 1 ही निकल के आएगा। तो 10 की घात कितनी भी कर लो 0 नहीं आएगा, तो ये जो वैल्यू है ये अनडिफाइंड है। 10 की घात कितनी भी रख लो आप,
कभी भी आपको जीरो देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा है 1, तो 10 की घात कितना करें कि 1 आ जाए, 10 की घात आप कर दो 0, 10 की घात 0 करोगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर है 10, तो 10 की घात कितना करेंगे 10 आ जाए, 10 की घात 1 कर दो तो 10 आ जाए। यहाँ पर है 100, 10 की घात कितना करेंगे 100 आ जाए, तो 10 की घात 2 कर दो तो 100 आ जाए। यहाँ पर है 1000, 10 की घात कितना करेंगे 1000 आ जाए, तो 10 की घात 3 कर दो तो 1000 आ जाए। ऐसे ही नीचे कितने भी क्वेश्चन लिखे हो, बस आपको क्या देखना है, 10 की घात कितनी करें कि वो संख्या अपने को मिल जाए, आपका फाइनल आंसर वही होगा। अब इसको याद रखने की एक ट्रिक है कि 1 के आगे जितने जीरो हैं, आपको 1 के आगे जितने जीरो देखें वही आपका आंसर होगा। यहाँ पर 1 है, 1 के आगे 1 भी जीरो नहीं है तो 0 इसका आंसर हो गया। यहाँ पर 1 के आगे 1 जीरो है तो 1 इसका आंसर हो गया। यहाँ पर 1 के आगे 2 जीरो है तो 2 इसका आंसर हो गया। यहाँ पर 1 के आगे 3 जीरो है तो 3 आंसर हो गया। अब 1000 है, 10,000 होता तो 4 आंसर होता, 1 लाख होता तो 5 आंसर होता, 10 लाख होता तो 6 आंसर होता। आपको केवल इतना देखना है कि 1 के बाद कितनी जीरो लगी है, 1 के बाद जितनी जीरो है वही आपको फाइनल आंसर में लिख देना है। ये 10, 100, 1000 वाली टर्म पर लागू हो जाता है, ठीक है। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, अब इनमें भी आपको बेस नहीं दे रखा, तो बेस क्या मान के चलना है, 10 ही मान के चलना है। क्वेश्चन में आपको बेस बार बार लिखा नहीं देगा। यहाँ पर है 10,1, 10,1 को मैं लिख सकता हूँ लॉग 10,1 को लिख सकता हूँ 1/10, पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा, है ना। अब 1/10, 10 की घात कितनी करें कि 1/10 आ जाए, तो 10 की घात -1 कर दो तो 1/10 आ जाएगा, ठीक है। जैसे 10 की घात अगर आपने -1 की तो क्या होता है इसका मतलब 1/10 की घात 1 जो कि 10 होता है। 10 की घात मान लीजिए आपने -2 कर दी तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 10 की घात -2 का मतलब 1/10 की घात 2, और 1/10 की घात 2 करोगे तो 100 निकल के आ जाएगा। 10 की घात -3, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/10 की घात 3 बराबर 1/1000 निकल के आ जाएगा। जिन भी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा वो एक बार देख लो। अगर घात नेगेटिव होती है तो 1 के बटे में संख्या पहुंच जाती है। 10 की घात -1 थी, घात नेगेटिव थी तो 10 की घात 1 बटे में पहुंच गया। 10 की घात -2 थी, घात नेगेटिव थी तो 10 की घात 2 बटे में पहुंच गया। 10 की घात -3, घात नेगेटिव थी तो 1/10 की घात 3 बटे में पहुंच गया। अब यहीं पर है, इसका दशमलव हटाओगे तो कितना निकल के आ जाएगा, लॉग 1/1 के बाद पॉइंट के बाद कितनी जीरो 2 तो 100 लॉग 1 दशमलव को हटाओ तो 1 आता है, 1 2 3, 1 2 3, इस तरीके से पॉइंट हटाना आप सभी को आता होगा। लॉग 1/10 हो गया, लॉग 1/100 हो गया, लॉग 1/1000 हो गया। अब लॉग 1/100 किसके कारण आया था, माइनस के जब 2 घात थी, 10 की घात कितनी थी -2। 1/1000 कब आया था, जब 10 की घात -3 थी। तो 10,1 है तो -1 कर दो, ये है तो -2 कर दो, ये है तो -3 कर दो। सर अब इसकी ट्रिक क्या है, इसकी तो ट्रिक अपन ने देख ली, 1 के बाद जितना जीरो है तो आपको देखना है दशमलव के बाद कितना जीरो है और दशमलव को गिनना है, ठीक है। जैसे दशमलव हो गया तो 1 आंसर हो गया, ठीक है। दशमलव के बाद एक जीरो भी है तो 2 आंसर हो गया। दशमलव है 1 तो, और 2 जीरो और हैं तो टोटल हो गए 3। यहाँ पर आप केवल जीरो देख रहे थे, यहाँ पर आपको दशमलव भी गिनना होगा। दशमलव और 1 जीरो तो 2 हो गए टोटल, -2 आंसर। दशमलव 1 2 3, ठीक है, तो -3 देखो 1 जीरो और 1 दशमलव 3 हो गए, 1 जीरो 1 दशमलव 2 हो गए। खाली दशमलव जीरो तो यहाँ पर है ही नहीं, दशमलव के बाद वाली जीरो देखनी है, पहले वाली जीरो भी आपको नहीं देखनी, केवल दशमलव के बाद वाली जीरो और दशमलव को गिनना है, आपको फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। अब उदाहरण के लिए दे देता हूँ, लॉग दशमलव के 0.00001 है। अब इसको कुछ फलाना नहीं है, दशमलव नहीं हटाना, एक तो दशमलव की है तो -1 हो गया, ठीक है। अब 1 2 3 4 दशमलव 1 2 3 4, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। सबसे पहली तो दशमलव में है तो माइनस के आंसर आएगा। दूसरा 1 2 3 4 5, 1 मिनट 5 हो रहा है, सॉरी गलत लिख दिया, 1 2 3 4 5, 4 जीरो हो गई और 1 दशमलव हो गया। यहाँ पर जीरो को गिन लें और दशमलव को और जोड़ लें तो 4 जीरो और 1.5, ठीक है। इस तरीके से बहुत ईजी है, अगर आप इस तरीके से करते हो तो ये हो गए लॉग और स्क्वायर रूट के बीच में संबंध हो गया। और लॉग 10 की वैल्यू आप आसानी से निकाल लोगे इससे, और लॉग 0.001 में भी जो वैल्यू रखी होंगी उनको भी आप आसानी से निकाल लोगे, ठीक है। अब अपन समझते हैं कि लॉग में ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो आपको याद ही करनी पड़ेंगी ताकि आप चीज़ों को और फास्ट कर सको। तो उसके लिए आपको लॉग 2 की वैल्यू याद करनी पड़ेगी। बेस में कुछ नहीं है, मतलब 10 मान के चलते हैं। लॉग 2 की वैल्यू कैसे याद करें अभी देख लेते हैं। लॉग 3 की वैल्यू का याद करनी पड़ेगी, लॉग 7 की वैल्यू याद करनी पड़ेगी। अब लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है, दशमलव के इन सभी में निकल के आएगा, ठीक है, इतना याद रख लेना। 2 है तो यहाँ पर 3, 3 है तो यहाँ पर 4, 7 है तो यहाँ पर 8, यानी एक संख्या आएंगे, 2 है तो 3, 3 है तो 4, 7 है तो 8 निकल के आ गया, ठीक है। अब ये संख्या आपको याद रख लेनी है, 7 7 1 है ना, 8 4 5 0। तो ये हो गई लॉग 7 की वैल्यू, ये हो गई लॉग 2 की वैल्यू, ये हो गई लॉग 3 की वैल्यू। ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है, मेरे साथ साथ याद कर लो। लॉग 2 की वैल्यू दशमलव के 10, लॉग 3 की वैल्यू दशमलव के 4 7 7 1 और लॉग 7 की वैल्यू दशमलव के 8 4 5 0। ये होती है वैल्यू, ठीक है। इस तरीके से याद रख लेना। अपने 4 संख्या तक सारी वैल्यू याद कर ली। अब फॉर्मूला भी अपने को याद करनी है। फॉर्मूला कैसे, जैसे log m + k
log n इज इक्वल टू होता है log m इंटू एन। अगर आप घात के सिस्टम में देखना चाहो तो ऐसे भी देख सकते हो, जैसे 2 की घात 2 कर दिया, ठीक है, इंटू 2 की घात 3 कर दिया। तो जब दो संख्याओं का मल्टीप्लाई हो रहा होता है जिनका बेस सेम है, इन सभी का बेस सेम है, तो इनका जब मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो आप देखोगे तो मल्टीप्लिकेशन के टाइम इनकी घात जुड़ जाती है, 2 3 और 2 हो जाता है 5। तो ठीक वैसे ही जब log m इंटू एन होता है तो यहाँ पर log m और log n ये दोनों अलग अलग होकर जुड़ जाते हैं, ठीक है। आप सीधा रिलेट कर सकते हो और अच्छे से देख लेते हैं। मान लीजिए 2 की घात 3 बटा 2 की घात 2 है, तो चूंकि जब ये डिवाइडिंग में होते हैं तो अगर आप देखोगे 2 की घात 3 माइनस के 2 घट जाता है। ये जिन भी बच्चों को बेसिक मैथ आता है उनको पता होगा 2 की घात 3 है और 2 की घात 2 है। अगर आप इसको ऊपर ले जाते हो तो घात नेगेटिव हो जाती है। जैसे यहाँ पर 10 की घात माइनस के 1 थी, इसको नीचे ले गए तो घात पॉजिटिव हो गई। अब इसका मैं उल्टा नहीं बोल सकता कि 10 की घात 1 नीचे है, अगर इसको ऊपर ले जाऊँ तो 10 की घात माइनस के 1 हो जाएगा। 10 की घात 2 को ऊपर ले जाऊँ तो 10 की घात माइनस के 2 हो जाएगा। 10 की घात 3 को ऊपर ले जाऊँ तो 10 की घात माइनस के 3 हो जाएगा, है ना। यह भी समझाया था। 10 की घात माइनस के 2 को इधर लाई तो प्लस के 2 हो गई, तो ऊपर ले जाओगे तो माइनस के 2 फिर से हो जाएगी। तो वैसे ही 2 की घात 2 नीचे है, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो माइनस के 2 हो जाएगी, ठीक है। तो 2 की घात 3 माइनस 2, तो जो बटे में होती है वो संख्या घट गई। तो ठीक ऐसे ही log m बटा n है, इसको अगर मैंने अलग कर दिया तो log m माइनस के log n यहाँ पर निकल के आ जाएगा और इस पोर्शन को आप इरेज कर दो। ये आपको याद करने हैं, ठीक है, ये आपको याद कर ले हैं, है ना। अब ऐसे कर दिया मैंने, log m की पावर n है मान के चलिए, तो इसमें n जो है वो बाहर आ जाएगा और log m अंदर के अंदर रह जाएगा। ये 3 फॉर्मूले हैं, इनके आधार पर आप सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। बस आपको ये 3 फॉर्मूले याद करने होंगे कि log m प्लस के n बराबर होता है log m इंटू n, log m अपॉन n इज इक्वल टू होता है log m माइनस के log n, log m की पावर n बराबर होता है n log n, ठीक है। अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ और बाकी के सारे क्वेश्चन को करवाता हूँ। ओके, तो अब 0 से लेकर 10 तक इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और इन्हीं को आपको याद करना होता है, लेकिन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सीधा सीधा इनको निकालना सिखा दूंगा, ठीक है। अब सबसे पहले सर log 0 का मतलब क्या होता है? 10 की घात कितना करेंगे 0 आ जाए। सर आप ही ने तो बताया था कि ये तो अनडिफाइंड होता है, ठीक है, अनडिफाइंड होता है, किसी भी संख्या की घात कितनी भी कर लो कभी 0 मिलेगा ही नहीं। सर एक इसको याद करने का तो एक तरीका था, 1 के बाद कितनी 0 है? सर 1 के बाद 0 है ही नहीं, तो इसका आंसर हो गया 0, ठीक है। अब log 2, सर log 2 की वैल्यू तो अभी याद की है, 10 मतलब कि 30, 10 2 है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। log 3 की वैल्यू अभी याद की है, 10 मतलब कि 4 7 7 1, 3 है तो 1 आगे 4 आ जाएगा, 10 मतलब कि 4, ठीक है। log 4 की वैल्यू क्या होती है? log 4 की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं। log 4 की वैल्यू होती है, हमें पता ही नहीं, तो log 4 को मैं 2 की घात 2 नहीं लिख सकता। 2 की घात 2 कितना होता है? 4 होता है। और यहाँ पर मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया, अगर किसी संख्या पर घात लगी हो तो वो log से बाहर निकल के आगे मल्टीप्लाई में आ जाती है। जैसे m की घात n थी तो n बाहर निकल आया, खाली m अंदर रह गया, तो 2 की घात 2 है, 2 बाहर निकल आ जाएगा, log 2 अंदर रह जाएगा, ठीक है, log 2 अंदर रह जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 10 मतलब कि 30 10 गुणा कर दो, 0 2 एकम 2 0, 10 मतलब कि 60 20, ये log 4 की वैल्यू होती है। log 4 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 10 मतलब कि 60 20। एक और बार देख लो, 4 को मैं 2 की घात 2 नहीं लिख सकता, जो भी घात होती है वो बाहर निकल आती है, तो log 2 तो ऐसा का ऐसा रहा, 2 बाहर गुणा में पहुंच गई। अब log 2 की वैल्यू तो अपने को पता है 10 मतलब कि 30 10, तो 30 10 निकली, 2 का गुणा कर दिया तो 10 मतलब कि 60 20 निकल के आ गया। ऐसे ही समझना है। log 5 हो गया, और log 5 कितना होता है अपने को नहीं पता, तो सोचो 5 को कैसे फ्रैक्शन में डिवाइड करें, दिमाग पे जोर डालो, 10/2 लिख लो, log 10/2 लिख लो, 10 में 2 का भाग दोगे तो 5 आ जाएगा। अब जब भी बटा में होती है तो क्या होता है? जब बटा में होती है तो घात नेगेटिव हो जाती है। अगर log m बटा n है तो log m माइनस के log n हो जाएगा, तो log 10/2 है तो ये log 10 माइनस के log 2 हो जाएगा। अब आप सभी जानते हो इसकी वैल्यू निकालने का आपको तरीका बताया है, 1 के बाद कितनी 0 है? 1 है तो 1 इसका आंसर हो गया, माइनस के log 2 का क्या होता है? 10 मतलब कि 30 10 आपको याद कराया ही है। अब 0 में से 0 गया तो 0, 10 में से 1 गया तो 9, यहाँ पर बचा 9, 9 में से 3 गया तो 6, 10 मतलब कि 6 9 9 0, 10 मतलब कि 6 9 9 0, ये log 5 की वैल्यू निकल के आ गई। ऐसे ही log 6 की वैल्यू कैसे निकालें? 6 को क्या करें? 3 का 2 में गुणा करोगे तो कितना आएगा? 6 आएगा, सीधी सी बात है ना। अब जब गुणा में होता है तो जब गुणा में होती है तो आप सभी जानते हो घात तो जुड़ जाती हैं, तो log 3 प्लस के log 2, log 3 प्लस के log 2, अगर log m और n गुणा में है तो इनको अलग अलग करके प्लस में भी लिख सकते हो। दोबारा समझ लो, अगर घात में होती है तो घात आगे आ जाती है, अगर बटे में होती है तो घट जाती है। जैसे log m बटा n है तो घट जाएगी log m माइनस के log n, और अगर गुणा में है तो गुणा में है, जैसे m और n गुणा में है तो जुड़ जाएंगी, अगर भाग में है तो घटेंगी, और गुणा में है तो जुड़ेंगी, और घात में है तो आगे निकल आएंगी, है ना। अब log 3 की वैल्यू 10 मतलब कि 4 7 7 1 प्लस के log 2 की वैल्यू 10 मतलब कि 30 10 1 7 और 1 8 7 4 3 7, 10 मतलब कि 7 8 8, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, बहुत अच्छे से लिखने के लिए यहाँ पर लिख देते हैं, इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई थी? 10 मतलब कि 60 20, ठीक है। log 5 की वैल्यू कितनी निकल के आई है? 10 मतलब कि 6 9 9 0, तो सीधा लिख देता हूँ मैं यहाँ पर
कितना निकल के आई है 10,6990, ये अभी निकाली थी अपन ने। लॉग 6 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 10,7781, 10,7781, ठीक है। अब log 7 की वैल्यू कैसे निकालें? log 7 की वैल्यू, अरे सर log 7 की वैल्यू तो याद है अपने को 10,8450, 10,8450 7 है तो 1 वाली 8 आ जाएगा। log 8 की वैल्यू, ओहो log 2 की घात 3 करें तो 2 की घात 3 करें तो 8 आ जाएगा, ठीक है। 3 आगे आ जाएगा 10,30 10 log 2 की वैल्यू होती है, दोबारा देख लो 3 आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, बचा log 2, इसकी वैल्यू 10,30 10, गुणा कर दो तो कितना निकल के आएगा, गुणा कर दो तो निकल के आएगा अपना 0 का 0, 3 का 3, 0 का 0, 3 का 9 हो गया, तो ये निकल के आ गया 10,90 सर log 9 की वैल्यू, तो log 9 को कैसे लिखें? सोचो दिमाग पर जोर डालो, 3 की घात 2 लिख दो, 3 तरह के 9 और 2 आगे मल्टीप्लाई में आ गया, log 3 की वैल्यू 10,4771 और मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 2 7 2 14 7 2 14 1 15 4 2 8 1 9 10,9542, कितना निकल के आ गया 10,9542। अब मन में एक और प्रश्न आ रहा है, सर 10 की घात 9 है, log 10 की घात 8 है, अब ऐसा नहीं कर सकते कि log 8 है इसको दूसरे तरीके से नहीं लिखा जा सकता? जैसे 2 की घात 3 हो गई वो तो लिख के बता दिया, 2 की घात 3 करके सॉल्व करके बता दिया, लेकिन कोई और भी तरीका हो सकता हो तो? जैसे log 9 है, इसको मैं ऐसे भी तो log लिख सकता हूँ log 6 प्लस के 3, या फिर ऐसे भी लिख सकता हूँ log 3 गुणे 3, ऐसे भी लिख सकता हूँ। ऐसे सॉल्व नहीं किया जा सकता, कर लो log 3 गुणे 3 तो log 3 प्लस के log 3, log 3 की वैल्यू 10,4771, log 3 की वैल्यू 10,4771, 1 और 1 2 हो गए, 7 और 7 14, 7 और 7 14 15, 4 4 8 1 9, कैसे भी कर लो आंसर वही निकल के आएगा आपका, ठीक है। अभी अपन ने कैसे किया था, log 3 की घात 2 लिख दिया था, 2 आगे मल्टीप्लाई में आ गया था, log 3 की वैल्यू हो गई थी 10,4771, गुणा किया तो निकल के आ गया था 10,9542, और अभी भी दोनों ही कंडीशन में आंसर सेम निकल के आ रहा है। तो आप कैसे भी लिख लो, 9 को आप 10 तरीके से लिख लो तो भी आंसर वही निकल के आएगा। log 10 5/2 लिख दो, इसको कुछ नहीं करना, एक के बाद अगर एक 0 है तो एक आंसर, इतनी पर ही आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ये हो गई log 1 से लेकर log 10 तक की वैल्यू, जिनको याद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बस आपको log 2 की वैल्यू पता है, log 3 की वैल्यू पता है और log 7 की वैल्यू पता है, आप सारे आंसर निकाल सकते हो इजीली। और यही छोड़ो, अगर आप log 15 को निकालना चाहो तो 15 को कैसे निकालोगे, log 15 को लिख दिया 5 गुणित के 3, तो ये हो गया log 5 प्लस के log के 3, log के 3, log 5 की वैल्यू, log 5 की वैल्यू तो log 5 की वैल्यू होगी 10,6990, अभी निकाली थी। log 3 की वैल्यू 10,477 है, इनको जोड़ दो, इनको जोड़ दो, आंसर निकल के आ जाएगा आपका, है ना। जो आंसर होगा वो log 15 की वैल्यू होगी। log 15 हो गया, log 20 हो गया, log 30 हो गया, आप हर वैल्यू निकाल सकते हो केवल इन फॉर्मूले के बेस पर, और बाकी 10 वगैरह है तो केवल इतना देखना है कि कितनी जीरो है। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ और एंटी लॉग के बीच में रिलेशन स्थापित करता हूँ। ओके तो अभी बात आती है एंटी लॉग और लॉग को लेकर, ठीक है। एंटी लॉग क्या होता है? एंटी लॉग होता है अपोजिट ऑफ लॉग, है ना। इसे हिंदी में कहा जाता है व्युत्क्रम, ठीक है। जैसे अपना लॉग है यहाँ पर, इसको मैं 1 के बटे में लिख दूँ तो इसी को बोला जाएगा एंटी लॉग, या फिर आप इसको लॉग घात माइनस के 1 भी कर सकते हो। अभी आपको बताया था ना, जो 10 की घात 1 है ये ऊपर जाएगा तो 10 की घात माइनस के 1 हो जाएगा, घात नेगेटिव हो जाती है। 10 की घात 2 है, ऊपर जाएगा तो 10 की घात माइनस के 2 हो जाएगा। ऐसे ही लॉग है, कुछ नहीं है तो इसकी घात 1 मान लेता हूँ मैं, अगर ये ऊपर जाएगा तो लॉग घात माइनस के 1 हो जाएगा, तो लॉग घात माइनस के 1, इसी को बोला जाता है लॉग इनवर्स, और इसी को बोला जाता है एंटी लॉग। क्या बोला जाता है? इसी को एंटी लॉग बोला जाता है, इसी को लॉग इनवर्स बोला जाता है। ये कुल मिलाकर अपने पास एक फंक्शन है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन को बहुत ईजी है सॉल्व करना। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, एंटी लॉग और लॉग 99 की घात 2, एंटी लॉग और लॉग 8.54, ये सॉल्व करो। अरे भैया इतने बड़े क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे? एंटी लॉग का मतलब क्या होता है? एंटी लॉग को मैं लिख सकता हूँ 1/log, और लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो सीधा एंटी लॉग से लॉग को कैंसिल कर दो, बचा क्या? 99 की घात 2, यहाँ पर क्या बचा? एंटी लॉग से लॉग कैंसिल हो गया, तो 8.524। अगर एंटी लॉग हो और मल्टीप्लाई में लॉग लगा हो, 99 की घात 2 लिखा हो, तो एंटी लॉग से लॉग को सीधा कैंसिल कर दो, आपके पास आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। एंटी लॉग से लॉग को कैंसिल कर दो, आपके पास जो फाइनल आंसर है 8.524, ये फाइनल आंसर आपके पास इजीली निकल के आ जाएगा। सर एंटी लॉग के साथ लॉग ना लगा हो तो, सीधा क्वेश्चन दे दिया हो तो एंटी लॉग लिख दिया उन्होंने, और एंटी लॉग के साथ यहाँ पर क्या लिख दिया? चलो एक क्वेश्चन ले लेता हूँ अच्छा सा, 24.3, ऐसा कुछ कर दिया उन्होंने। तो अब क्या किया जाए? अब इसके लिए आपको एक ट्रिक को समझना होगा। log 10 की वैल्यू कितनी होती है? log 10 की वैल्यू कितनी होती है आप लोगों को बताइए। log 10 की वैल्यू तो 1 होती है। log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। अगर मेरे पास log 7 है,
log 7 है। तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता log 10 की घात 7, सॉरी मेरे पास ओनली 7 है, तो इसको मैं log 10 की घात 7 नहीं लिख सकता, क्योंकि आप सभी जानते हो 7 आगे मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा इंटू log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो फाइनल आंसर 7 ही निकल के आएगा। दोबारा देख लो एक बार, log m की पावर n क्या होता है, log 10 की घात 7 क्या होता है, n इंटू log m, तो 10 की घात 7 क्या होगा, 7 आगे गुणा में चला जाएगा, बचेगा log 10, और log 10 की वैल्यू हो जाती है, तो 10 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो 7 गुणित 1 करोगे तो कितना निकल के आएगा, 7 ही निकल के आएगा। तो कोई भी संख्या है, जैसे मेरे पास 25 है ना, पेन की इंक जो है डाउन हो गई, ठीक है, कोई भी संख्या है, मान लीजिए मेरे पास 25 है, 26 है, 28 है, इन सभी को मैं लिख सकता हूँ जैसे log 10 की घात 25, इसको लिख सकता हूँ log 10 की घात 26, इसको लिख सकता हूँ log 10 की घात 28। कैसे लिख सकता हूँ, क्योंकि आप सभी जानते हो log 10 की घात 25 हो जाएगा 25 गुणित log 10, 25 जो घात है वो आगे गुणा में पहुंच जाएगी, और log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो बचेगा 25, और ये 25 ही तो है, तो log 10 की घात 26 क्या होगा, 26 आगे पहुंच जाएगा, log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो बचेगा ओनली 26। log 10 की घात 28 है, तो 28 आगे पहुंच जाएगा, log 10 की घात 1, क्योंकि जो घात होती है वो आगे मल्टीप्लिकेशन में चली जाती है। भाई log 4 की वैल्यू कैसे निकाली थी, log 2 की घात 2 कर दी थी, 2 आगे चली गई थी, log 2 की वैल्यू लिख दी थी 10 यहाँ पर log 10 की घात कर रहे हैं, तो जो घात है वो आगे चली जाएगी, और log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 का गुणा करो तो भाई की वही संख्या रहेगी। तो ये जो है बेसिकली आप कोई भी संख्या हो, आपके पास न्यूट्रल कोई नंबर है, 20 है, 25 है, 30 है ना, नेगेटिव में नहीं है, और नेगेटिव में ना होने के साथ साथ दशमलव वगैरह में भी नहीं है, तो आप उसको सीधा log के फॉर्म में कन्वर्ट करने का ये तरीका है। अब ये तरीका मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। जैसे एंटी लॉग 24.3 है, इसको मैं लिख सकता हूँ एंटी लॉग 24 प्लस के 0.3, 24 को मैंने अलग कर दिया और जो दशमलव वाली संख्या थी उसको अलग कर दिया। ये तरीका है, इसमें पहले आपको क्या करना होता है, दशमलव वाली संख्या को अलग कर लिया और जो मेन फ्रैक्शन मेन नंबर है उसको अलग कर दिया, ठीक है। अब देखो एंटी लॉग, अब जो मैंने तरीका बताया था उसको लगाओ, 24 को मैं लिख सकता हूँ log 10 की घात 24, कोई भी संख्या हो उसको नहीं लिख सकता ऐसे, सर बिल्कुल लिख सकते हो। 0.3, तो 0.3 कहाँ पर आता है, 2 में, जाहिर सी बात है दशमलव के बाद 3 है तो 3 से 1 कम होता है 2, 2 से 1 ज़्यादा होता है 3, तो यहाँ पर आ जाएगा log 2। 24 को 10 की घात 24 लिख दिया, अभी लिखना सिखाया था, 10 की घात में डाल दो अगर न्यूट्रल नंबर है तो, और यहाँ पर दशमलव के 3, दशमलव के 3 किसका होता है, 3 से 1 कम क्या होता है 2, है ना। 3 का देखो यहाँ पर गौर से देखो, 2 का आ रहा है 3, 3 का आ रहा है 4, 4 का आ रहा है 5, 5 नहीं मतलब 6 आ रहा है, 5 का आ रहा है 6, और 6 का आ रहा है 7, 7 का आ रहा है 8, 8 का आ रहा है 9, 9 का यहाँ पर 9 ही निकल के आया है, 10 का आ रहा है 1। तो ये थोड़ा थोड़ा आपको याद रख लेना है, थोड़ा थोड़ा जस्ट चीज़ें क्लियरिफाई हो जाएं, और अगर नहीं भी हो रही तो आपको क्या देखना है, एक सिंपल सा तरीका है, यहाँ पर दशमलव के बाद 3 है तो 3 है तो log 2 का आंसर होगा ये, है ना। अब यहाँ पर तो सर 6 दशमलव के 6 है, ये तो log 5 का आंसर है, तो 6 से 1 पहले 5 ही आता है, सर यहाँ पर तो 6 है लेकिन ये तो 4 का आंसर है। तो ऐसी कंडीशन में जब आपको कंफ्यूजन हो रहा हो, आपको दे रखा हो दशमलव के 6, अब आपको पता नहीं कि ये दशमलव के 6 5 का होगा या 4 का होगा, तो log 4 की वैल्यू log 5 की वैल्यू आपको निकालना तो आता है ना, log 4 की वैल्यू आप निकाल लेना जैसे मैंने बताया, तो log 4 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, दशमलव के 6 0, ठीक है, और log 5 की वैल्यू निकाल लेना कितनी निकल के आएगी, दशमलव के 6 9, तो दशमलव के 6 9 ये लगभग 7 के बराबर है, 6 9 1.01 और जोड़ दोगे तो दशमलव के 7 हो जाएगी, 6 9 9 मतलब ऑलमोस्ट 7 के आसपास है, तो 0.7, तो 0.6 की जगह पर मैं log 4 लिख सकता हूँ क्योंकि 0.6 log 4 के आसपास है, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है जिसे आप सीधा निकाल सकते हो एक कम नंबर देखकर, पर चूंकि यहाँ पर 0.3 है, आप सभी को याद रखा है कि 2 का ही होता है 0.3, 0.3 किसका होता है, log 2 का होता है, तो 0.3 को log 2 लिख दिया और 24 को log 10 की घात 24 लिख दिया, ठीक है। अब सीधी सी बात है, एंटी log m प्लस n होता है log m इंटू n, तो 10 की घात 24 गुणित के 2, दोनों को जोड़ोगे तो गुणा में हो जाएंगी, जब दो घातें जुड़ रही होती हैं तो मतलब वो गुणा में है, जैसे 2 की घात 2 है गुणित 2 की घात 3 है, तो 3 और 2 जुड़ के 2 और 5 हो जाएंगी, तो जुड़ रही है मतलब इनका गुणा हुआ है, तो 10 की घात 24 है और 2 है, ये जुड़ने में है log के साथ, यानी इनका गुणा हुआ है बेसिकली। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था ना log m प्लस log n इक्वल log m इंटू n, तो अब log एंटी log कट के बचा क्या, 10 की घात 24 गुणित 2। और भी क्वेश्चन एक बार और करवा के बता देता हूँ क्योंकि ये आपका लास्ट है एंटी लॉग, और एक दो क्वेश्चन और शायद रफ में लिख रखा होगा मैंने पहले से ही। ये है माइनस के 6.4, माइनस के 6.4, तो इसको लिख सकता हूँ एंटी लॉग माइनस के 7 में, 7 में कितना जोड़ेंगे 6.4 निकल के आ जाए, तो इसमें जोड़ दोगे आप दशमलव के 6, ठीक है, 7 में से दशमलव के 6 जाएंगे तो 6.4 ही बचेंगे, करके देख लेना, ठीक है, 6 और 4 10, 6 और 1 7, ठीक है। अब ये मैंने इस तरीके से लिख दिया क्योंकि जोड़ने में आप लिख ही सकते हो। अब देख लो एंटी लॉग, यहाँ पर माइनस के 7 को लिख सकता हूँ log 10 की घात माइनस के 7, सीधी सी बात है, और दशमलव के 6 कितना की वैल्यू है, log 4 की वैल्यू है,
log 4 की वैल्यू है, निकाल सकते हो। 6 तो 6 से 1 कम आता है 5, और क्या निकल के आता है 4। अब 5 और 4 में 5 और 4 की वैल्यू निकाल के देख लो, जिसकी भी निकल के आ रही हो 0.6 के आसपास उसको लिख देना यहाँ पर। अब चूंकि यहाँ पर लिख ही रखा है तो इतना मेहनत क्यों करना, ठीक है। log 10 की घात माइनस के साथ log 4 दोनों प्लस में है, इसीलिए ये हो गया log 4 गुणे 10 की घात माइनस के 7 गुणा में क्या निकल के आ गया 4 गुणे 10 की घात माइनस के 7, यही आपका आंसर। तो ये लॉग और एंटी लॉग होता है। बस आपको 3 फॉर्मूले बताए थे, वो याद होने चाहिए और उनको भी याद करना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हो अगर मैं 2 की घात 3 से 2 की घात 2 में भाग दूंगा तो घात घट जाएंगी, और गुणा करूंगा तो घात जुड़ जाएंगी। तो ठीक उसी तरीके से log m इंटू एन गुणा में है तो log m प्लस के n किस में चला जाएगा, एडिशन में चला जाएगा। और log m बटा n अगर भाग में है तो log m माइनस के n किस में चला जाएगा, जो घटाव है उसमें चला जाएगा। और अगर घात लगी है तो घात 2 बाहर निकल के आ जाएगी, जैसे log m की घात n है तो n बाहर निकल के आ जाएगा, log m मल्टीप्लाई में रह जाएगा, और बाकी log 2 log 3 log 2 दशमलव 30 10 log 3 दशमलव के 471 log 7 दशमलव के 8450। ये आपको 3 वैल्यू हैं, याद होनी चाहिए। बाकी आप सारी चीजें निकाल सकते हो। अगर log 10 के लेकर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक के बाद जीरो देख लो, कितनी जीरो है आपका आंसर निकल के आ जाएगा। और log और एंटी लॉग में इससे ज्यादा आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाने वाला, यही बेसिक है और यही आपका पूरा कॉन्सेप्ट है। जो भी क्वेश्चन आएंगे log 10 को लेकर ही आएंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में और कुछ है नहीं। ठीक है, मैं मिलता हूं आपसे किसी अगली वीडियो में, बता देना क्या समस्या है।